हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से हैं। एडिटोरियल पेज पे अगर हम देखें, आपके सामने जो दो फ्रंट में आर्टिकल्स हैं, एक तो है प्रिकली हीट कि किस तरीके से एक ट्विटर का पूरा वॉर सा चल पड़ा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन्हीं को लेकर के आर्टिकल है। रिपब्लिक डे को जो कुछ भी हुआ था, ट्रैक्टर रैली, फिर वायलेंस, वो सारी चीज़ें। इवन हॉलीवुड जो सिंगर है रिहाना, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है इस प्रोटेस्ट को लेकर के। तो दूसरी तरफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थॉनबर्ग, जो कि स्वीडिश है, ठीक है, उनका नाम बहुत फेमस रहा था, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि इंटरनेट को शट डाउन नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये आर्टिकल देखो इतना काम का है नहीं। इस वाले आर्टिकल की बात करें, कंसोलिडेट स्पेंड एंड रिवाइव, बहुत ही ज़्यादा डेटा इंटेंसिव है ये। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या इकोनॉमिक्स से हो तो आप तो ज़रूर रीड आउट करना। बाकी जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। जैसे ARC की बात कर दी यहाँ पे, इसी तरीके से जो FMI है उसकी बात कर दी, ऐसे ही इंश्योरेंस में जो अभी FDI है उसको 74% तक अलाउ कर दिया है, वो सारी चीज़ें बताई गई है और माइन्यूट डिटेल्स पिक करके। तो वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इस आर्टिकल को। तो दो आर्टिकल्स हो गए। फिर अब बात करेंगे हम कंसिडर्ड बैलेंस। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट कंसिडर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो देखेंगे। एक अच्छा आर्टिकल है कि जो एक एप्रीहेंशन था, डर था स्टेट्स के मन में कि अब की बार फंड्स कम मिलेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रखी थी वो बड़ी ही इस तरीके से थी कि मान लो जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल का काम किया, जैसे सदर्न स्टेट, तो बोलो उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा। बट आउटकम जो निकला है वो बहुत ही अच्छा है। इसको बैलेंस्ड फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई और उसको गवर्नमेंट ने माना भी है, ठीक है। देखेंगे इस आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल फिर से बजट के बारे में है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल में इन्वेस्ट करने से कितना फ़ायदा होता है, प्रीवियस क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्यों पेंडेमिक के टाइम पे अपने आप पे एक बार ब्रेक लगा रखा था। उस टाइम पे केवल मॉनेटरी पॉलिसी ने अपना काम किया, फिस्कल पॉलिसी क्यों नहीं आई आगे, ठीक है। जानेंगे, ये आर्टिकल अच्छा है। ये वाला आर्टिकल बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। तो दो आर्टिकल हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। फिर आगे बात करें आइडिया पेज पे, तो हम यहाँ पर देखेंगे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो राइट है। तो यहाँ पर फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के डिटेल नहीं है, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के बारे में देखेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जिनके बेसिस पे फार्मर्स के प्रोटेस्ट को रोकने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस केवल 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर, पर देखेंगे आर्टिकल अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेटर्निटी फॉर नेसेयर्स, जो नेगेटिव बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनके ऊपर एक तंज है कि किस तरीके से फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको केवल अपलिफ्ट किया जा रहा है और जो कुछ भी अभी हो रहा है उसमें यूँ बोल रहे हैं कि बड़ी सोसाइटी जो है, इंडिया की डेमोक्रेसी है, बड़ी खतरे में है। वो सारे कमेंट हमने बहुत बार देखे हैं, ठीक है। तो उनको काउंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा जिस्ट ले लेंगे, बाकी कुछ इसमें से आर्टिकल में इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तो ये वाला आर्टिकल हो गया फ्रेटर्निटी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए, और एक ये वाला देखेंगे हम, इमरान्स प्रोमिस्ड नेवरलैंड, ठीक है। जो इमरान खान ने अपने इलेक्शन से पहले जितना कुछ कहा था, एक आशा की एक किरण दिख रही थी कि हाँ पाकिस्तान में भी एक ऐसा लीडर आएगा जो बहुत कुछ करने वाला है, बट रियलिटी तो कुछ हो रही है, आपको भी पता है। तो देखेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को रिकैप कर रहे हैं राइटर, ठीक है। ऐसे करके 4 आर्टिकल है, एक का थोड़ा समरी लेंगे लास्ट में। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज कंसीडर्ड बैलेंस। देखो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन को जो कुछ भी दिया गया था वो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस थी, जिसमें स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बड़ी खिंची भी थी, एक तरीके से आप कह सकते हो। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से कंसर्न्स भी राइज किए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब लगातार अपनी तरफ से जो फिस्कल स्पेस 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया था स्टेट्स को, उसको फिर से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जब 15th फाइनेंस कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई थी। इसके अलावा आप देखोगे जो कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक तरीके से ज़्यादा दोनों तरफ से देखे गए थे। नंबर 1, एक तो वर्टिकल कंसर्न्स भी थे, तो हॉरिजॉन्टल। देखो जब डिविजिबल पूल होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, जो भी पैसा इकट्ठा होता है रेवेन्यू से, टैक्सेशन से, तो उसका डिवीज़न होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स के बीच में। तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न, और हॉरिजॉन्टल डिवीज़न बोलते हैं जब स्टेट्स के बीच में डिवीज़न होता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनके बीच में जब डिवीज़न हो रहा हो।
ओके। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन और स्टेट्स के बीच में डेवोल्यूशन जो होगा रिसोर्सेज का, उसको लेकर दोनों चीज़ों को लेकर के बड़ा एक कंसर्न था। रही सही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें एक सेपरेट फंड भी स्टैब्लिश करना है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो इससे एक और डर लग गया कि कहीं ये पैसा सारा का सारा, मतलब 42% जो 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि स्टेट्स को हिस्सा मिलना चाहिए जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्स रेवेन्यू बेसिस पे जो पूल इकट्ठा हुआ है उसमें से, तो कहीं ये डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का जो फंड स्टैब्लिश करके और ना कम कर दिया जाए, तो एक ये भी चिंता का कारण था। ऐसे ही परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की बात करें, उनके प्रोविजन में भी देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटीज़ दी थी ना, वो प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए थोड़ा सा माइनस सा दिखाई देने रहे थे, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। इसके अलावा जो कंडीशनैलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पुट करने की बात की कि जो स्टेट्स हैं वो जो भी बोरोइंग करते हैं उस बोरोइंग पे भी लिमिट लगानी है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। बट आप देखोगे जब जैसे ही 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है, रिकमेंडेशन को मान लिया जाता है, तो आप देखोगे एक बैलेंसिंग या फिर कंपीटिंग जो एक होना चाहिए था ना कि हाँ वाकई में कॉम्पिटिटिव वे के अंदर स्टेट्स को उनका शेयर मिले, और वही चीज़ इंश्योर की गई है कहीं ना कहीं इस फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में, और वही चीज़ इस आर्टिकल में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने शाम वाला वीडियो फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो आप प्लीज़ शुरू कर दो। शाम को 7 से 8 या 9 के लगभग मैं वीडियो डालता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ इंपॉर्टेंट, और वो भी पूरी डिटेल में, ठीक है, टू द पॉइंट। ऐसा भी नहीं इधर उधर मैं आपके साथ वैसे भी टाइम पास करने की इच्छा रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपका भी बहुत प्रेशियस टाइम है, मेरे पास भी टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। तो टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का डिस्कशन हो जाए, वही हमारे लिए मेन चीज़ है, समझ गए। अब देखते हैं जो डेवोल्यूशन की रिकमेंडेशन दी गई थी 2020-21 के लिए, ठीक है ना, मतलब रेफरेंस जो दिया गया था, तो उस टाइम पे उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है कि भाई 41% तो डिविजिबल टैक्स का जो पूल, मतलब जो टैक्स पूल है उसका हिस्सा है, 41% तो स्टेट्स के बीच में जाएगा, 1% रख लिया जाएगा किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले स्टेट हुआ करता था अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा भी तो बनता ही है ना, तो उसके लिए बाकी 41% रख दिया। कहने का मतलब स्टेट्स को ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो डर था वो डर नहीं रहा। दूसरा, आने वाले 5 सालों की बात करें जिनके लिए 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अप्लाई होने वाली है 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक, तो स्टेट्स का जो डिविजिबल पूल है वो लगभग बनेगा, आप देखोगे 42.24 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाती है, सरचार्जेस लगाती है, देखो उधर से जो रिसोर्सेज आता है ना, सेस और सरचार्ज में से स्टेट्स का कोई शेयर नहीं बनता है। अब ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न और चल रहा था स्टेट्स का कि सेसेस और सरचार्जेस लगा करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना तो हिस्सा रख लेगी बट हमारे हिस्से को खा जाएगी, तो उसका भी अमाउंट आप देखोगे ना तो वो भी कम नहीं है कि टोटल टैक्स जितना भी ग्रोस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना, जितना सारा टैक्स है उसका लगभग 31.2% तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्जेस से लगा रही है, तो वो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं एडिटर। इसके अलावा आप देखोगे स्टेट्स के जो कंसर्न थे उसको एले कर दिया गया है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया गया है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई थी वो इतना ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है जो कि रिकमेंडेशन को देख के हमें लगता है। देखो क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या दिया गया था, एक सेंसस का पॉइंट था, 2011 के पॉपुलेशन फिगर को भी एड्रेस किया जाएगा और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से उसको उस स्टेट को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया था, तो उनकी पॉपुलेशन तो कंट्रोल में है, तो उस केस में तो उनके पास में फंडिंग नहीं जाएगी, तो ये तो लॉस वाली बात हो गई। बट यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन कंट्रोल को भी ध्यान में रखा है और आप देखोगे कमीशन ने 12.5% वेट दिया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देख करके कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे या डेमोग्राफी को किसने अच्छे से मैनेज किया है उसको भी अच्छे से पैसे देने की बात की है। 12.5% वेटेज दिया गया है, तो अच्छी बात है ना। तो कहने का मतलब शुरुआत में जो डर था वो डर अब नहीं है। इसके अलावा एक कंटेंशियस इशू की बात करें कि जो सेपरेट फंड स्टैब्लिश किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो इसमें यह था कि कहीं ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो कि डिविजिबल पूल का हिस्सा हो सकता है, जो स्टेट्स को मिलना होता है, तो स्टेट के शेयर में से कहीं पैसा ना निकाल ले। बट कमीशन ने अपनी तरफ से बहुत ही फाइन बैलेंस निकालने की कोशिश की है और रिकमेंडेशन की है कि एक ऐसा फंड होगा जिसको स्टैब्लिश तो किया जाएगा बट
इसके जो प्रोसीड्स होंगे, मतलब इसका जो पैसा होएगा ना इस फंड में, वो कंसोलिडेटेड फंड में से बहुत कम निकाला जाएगा। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा हिस्सा निकाला जाएगा, समझ गए? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और हाँ, इस फंड में जो पैसा आएगा वो कोई नए सोर्सेज से ही क्रिएट करना पड़ेगा, अदर सोर्सेज से। ऐसा नहीं कि कंसोलिडेटेड फंड में से ही तो स्टेट्स को उनका रेवेन्यू मिल रहा है, उसी में से इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड को पैसा मिलेगा। तो ऐसे करके स्टेट्स का जो डर था वो ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। अब आपके लिए एक टास्क है कि आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, फाइनेंस कमीशन के बारे में एम लक्ष्मीकांत से पूरा डिटेल में, तो आपका पूरा करंट अफेयर एक बार कवर हो जाएगा विद स्टैटिक पोर्शन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज ऑफ स्ट्रेटजी। ये लिखा है सोनल वर्मा ने आर्टिकल। देखो, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था 2020 में, मतलब एक तरीके से आप देखोगे जो फिस्कल सपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए था, फिस्कल सपोर्ट में भी कमी रही और साथ में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन भी लगा दिया गया। बट बजट ने जो कुछ किया है ना, वो उस सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया है। और आप देख सकते हो इसको एक फिस्कल एक्टिविज्म की तरह कंसिडर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइवल दिया जाए। ठीक है, हायर फिस्कल डेफिसिट तो देखो लगातार बनता रह रहा है। गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को रोका था खर्चे करने से कि भाई अभी नहीं करेंगे। बट दूसरी तरफ आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी भी तो ले ली, क्योंकि एफसीआई और फर्टिलाइजर से लिए जो सब्सिडी अलॉट की जाती है उसको अब बजट में मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, क्योंकि ऑन बजट आ गए ना ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मतलब एक्सचेकर के पॉकेट से ही निकलता है पैसा। तो राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम प्योर फिस्कल डेफिसिट को देखें ना, अगर इन एफसीआई और फर्टिलाइजर को हटा दें तो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8.1% हमारा फिस्कल डेफिसिट बना रहेगा। और 2022 वाला जो फिस्कल डेफिसिट होगा, सॉरी फिस्कल ईयर होगा, उसमें 6.1% तक हम थोड़ा सा कवर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब फिस्कल डेफिसिट तो देखो हमारे यहाँ पर बना रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही सही में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, एक चीज़ तो क्लियर कर रही है कि गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स को रिवाइज कर लिया है और खुद एक फ्रंट लोडेड मतलब फ्रंट रनर की तरह काम करने वाली है। जहां पर आप देखोगे 55 से 60% का जो एक स्पेंडिंग है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है अभी करंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 उसके फाइनल क्वार्टर में। ठीक है, साथ में आप देखोगे फूड सब्सिडी एडजस्ट करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर उसकी बात करें जो खर्चा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कैपिटल स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है, केवल खर्चे ही, जैसे सब्सिडी देना या फिर किसी के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करना पैसे, वो सारी चीज़ें, तो वो जीडीपी का लगभग कितना रहेगा, 12.5% बना रहेगा अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात अगर हम करें। तो 1-2% हम देख सकें तो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि हिस्टोरिकल एवरेज जो भी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर जो करंटली सब्सिडीज का इनका जो लोड है। फाइन, दूसरी तरफ आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो वो भी जीडीपी का लगभग 2.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि 2000 का जो टाइम था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो टाइम था, उस टाइम पर इतना खर्चा हुआ करता था कि जीडीपी का 2.5-3% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हुआ था। जब आपको पता होगा ना, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड है ये एक बहुत गजब का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे काम हुए थे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार फिर से राइज पे है। इससे क्या होगा, देखो बजट में खर्चा जब बढ़ता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर मैसेज है कि कैसे भी करके हमें इकोनॉमी को एलिवेट करना है, ऊपर उठाना है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये स्ट्रेटेजी में चेंज जो आया है गवर्नमेंट का, कि कोविड-19 का टाइम था, मतलब टाइम तो अभी भी है, मतलब प्रीवियस ईयर 2020 के टाइम पे बहुत डिमांड आ रही थी कि गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट ने किया नहीं, अब कर रहा है, अब कर रही है गवर्नमेंट। तो इसकी वजह क्या है, तो 2 वजह बता रही है। पहले कि देखो लॉकडाउन टाइम पे अगर जितनी स्पेंडिंग की जाती ना, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो था वो बहुत कम मिलता। ठीक है, जबकि आज हम देखें तो इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है धीरे धीरे, और प्राइवेट सेक्टर भी है वो कहीं ना कहीं रिवाइवल की तरफ है। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टिमुलस दे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। नॉर्मलाइजिंग कंडीशन में हमारी इकोनॉमी जा रही है अब धीरे धीरे, तो उस केस में मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें, एक कहते हैं ना कि बैंक फॉर द बक, शानदार एक आउटकम मिलने का स्कोप है। तो गवर्नमेंट ने वेट करके अपने हिसाब से सही टाइमिंग पे सही काम किया है। दूसरा अगर बात करें, गवर्नमेंट जो है
अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन रेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन था ना कि हाँ ज़्यादा उधार ले लेंगे तो डेट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कर्जा अगर ज़्यादा हो गया तो उस कर्जे को हमें मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा, तो एक बार सरकार ने इस चीज़ को साइड में रख दिया। जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने क्लियरली बोला था कि अगर हमें वाकई में आगे चलना है तो डेट सस्टेनेबिलिटी एक चीज़ से इंश्योर हो सकती है कि कर्जा अगर हमारे ऊपर हो तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर इकोनॉमी जो है ना वो हायर ग्रोथ रजिस्टर करे। और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने इस बजट के थ्रू, मतलब वॉक दिस टॉक, मतलब इस बात पर ही गवर्नमेंट ने अपने आप को अमल में लाया और काम किया। अब देखें कि देखो गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की। इसको हम ये एक यूनिवर्सल फिस्कल स्टिमुलस तो हम नहीं बोल सकते, बट फिर भी इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप देखोगे ये जो पुश है ना, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा कुछ इतना इफेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो काम चलेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसमें तो इतना असर आएगा नहीं। बट जब लॉन्ग टर्म की बात की जाए या मिड टर्म की बात की जाए तो अब हमें वह ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। जैसे आप मानो एक बड़ी रोड का कोई प्रोजेक्ट है, अब वो प्रोजेक्ट तो बनने में लगते ही हैं 4-5 साल। मान लो कोई नॉर्थ टू साउथ या फिर कोई जैसे फ्रीट कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं या कोई भी रेलवे का काम हो, कुछ भी हो, तो उस केस में क्या होता है, शुरू शुरू में जब काम किया जाता है तब तो छोटे छोटे लोग कि मतलब जो लोग होते हैं उनको रोजगार मिलेगा, उसका वॉल्यूम कम मिलेगा, उनको पैसा कम मिलता है, ठीक है। पर एक बार रोड या रेलवे ट्रैक बन गई तो उससे फिर कितना फ्री मतलब ट्रेड हो पाएगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंश्योर हो पाएगी, वो फिर लॉन्ग टर्म में कितना फायदा देता है, वो चीज़ है कैपिटल, ठीक है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की लगातार डिमांड की जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत बताई जा रही थी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखें तो हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। अगर आरबीआई की स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखें तो शॉर्ट टर्म में जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो तो आपको 0.47 दिखाई देता है, जबकि लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लायर कितना हो जाता है 2.41। एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको समझाई दिया कि किस तरीके से। इसी तरीके से आप देखोगे कि प्रीवियस टाइम से अगर आप देखो तो एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार अपनी तरफ से। कैपिटल स्पेंडिंग जीडीपी की टर्म के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म में तो आप नॉर्मली देखोगे कि 0.1 से 0.3% का ही आपकी जीडीपी पे असर पड़ेगा, जबकि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में आप देखोगे तो जीडीपी पे असर पड़ता है कितना 0.7 से 1.3, जो कि ह्यूज अमाउंट है। तो ये चीज़ होती है देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में हमने कितनी बार सजेशन भी देखे थे। कहने का मतलब ये है, एक चीज़ तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ना, ये न्यूज़पेपर्स की जो एक्सपर्ट्स एडवाइस करता है ना, इन पर ध्यान तो बहुत देती है। दूसरा एक ये वजह है कि ये न्यूज़पेपर में जो भी आती है ना चीज़ें लिखी हुई, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से एसोसिएटेड रहती हैं, तो थोड़ा वो भी है ना। एक तो होता है कि हाँ पहले इन्होंने सजेशन दे दिया, उनको इम्प्लीमेंट कर दे, एक इम्प्लीमेंट कराने में ये लोग हैं, फिर बाद में इनके ये आर्टिकल्स आते हैं, तो थोड़ा सा एक कोरिलेशन भी हमें देखने को मिलता है। पर हाँ क्रिटिसिज्म भी बहुत देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है जो हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, इससे फ़ायदा क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा, वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा कि चलो ठीक है हम भी आते हैं, तो क्राउड इन होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, देखो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, फाउंडेशन मिलेगी, ज़्यादा ड्यूरेबल गवर्नमेंट रिकवरी हम देख सकते हैं, ग्रोथ रिकवरी देख सकते हैं मीडियम टर्म में, और जीडीपी ग्रोथ भी है वो भी कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी, ये थोड़ा सा है वो टाइम ही बताएगा। अब यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन, डेट और ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर रेटिंग एजेंसीज ध्यान देती हैं। यहाँ पे ना पेट पीव का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको चूक जाती है रेटिंग एजेंसीज, और इन्हीं पर ध्यान ना दे करके जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया को इन्वेस्टमेंट की बॉटम वाली रेटिंग दे रखी है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करो बट रिस्क भी बहुत है। बट पॉइंट ये अभी भी हम देखें एफडीआई में इंडिया ने टॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है अब धीरे धीरे इंडिया की तरफ, ठीक है। एफडीआई और एफपीआई दोनों की बात अगर हम करें, रेटिंग एजेंसीज की अगर बात करें तो देखो वो मीडियम टर्म फिस्कल फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, ठीक है, ज़्यादा फोकस करती हैं। तो बजट जो है ना वो देखो हमने देखा मीडियम टर्म में कितना ज़्यादा स्कोप हमारे यहाँ पर बना हुआ है। तो इकोनॉमी जो है अब देखो नॉर्मलाइज हो भी रही है और धीरे धीरे और हो जाएगी, तो फास्टर ग्रोथ हम इंश्योर करने में ज़्यादा दूर है नहीं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक फ्रंट रनर की तरह कंटिन्यू काम करती चली जा रही है।
और आप देखोगे इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ट्रेड अगर देखें वो भी अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। ये सब मिल करके कंबाइन फॉर्म में एक साइक्लिकल ग्रोथ रजिस्टर करवाने में सपोर्ट करेंगे। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल 13.5% की ग्रोथ हम रजिस्टर करने वाले हैं, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम देखेंगे। अब जैसे ही आप देखते हो इकोनॉमी रिकवर करती है, गवर्नमेंट के ऊपर डेट बहुत है, तो गवर्नमेंट फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से फिर उस पैसे को धीरे धीरे कम करने की शुरुआत करेगी, क्योंकि अभी क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। तो फर्स्टली तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट की जाए, फिर उसके बाद में सप्लाई इंश्योर की जाए, तब जा करके फिर इकोनॉमी अच्छे से काम कर पाएगी। अगर सप्लाई पहले ज़्यादा कर दी ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फिर रिसेशन ही आता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो, ठीक है। तो इसके अलावा ग्रेटर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को भी अब आगे लाने की ज़रूरत है, उनको भी अब उनके कर्जे से थोड़ा फ्री करने की ज़रूरत है। वैसे तो खैर मॉरेटोरियम का स्कोप ऑलरेडी है, उनको बहुत रिलैक्सेशन दे दिया गया है। डी लिवरेजिंग का मतलब होता है कि अगर किसी के भी एसेट्स बिगड़ गए हैं, लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा लिक्विडेट करके कॉरपोरेट्स को आप कह सकते हो कि थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाए, और वो भी ग्रोथ की जो हंट है उसमें लग जाए। तो ये एनिमल स्पिरिट है ना, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आने वाला टाइम बताएगा किसना क्या निकलता है। मॉनेटरी पॉलिसी को भी यहाँ पे एड्रेस करी है, जो कि आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। तो देखो अपनी तरफ से 5 फरवरी को मीटिंग होने वाली है, वैसे जैसे कल ही, ठीक है। तो ग्रोथ को अपलिफ्ट करने में देखो मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। शुरुआत में तो फिस्कल पॉलिसी, मतलब सरकार तो थी बैक सीट पे, आरबीआई था फ्रंट सीट पे। आरबीआई ने, आप देखोगे सीआरआर या फिर आप देखोगे ये जो रेपो रेट्स हैं, इनको कितना रिड्यूस कर दिया, 4% तक रेपो रेट लेकर के आ गए। 2013 के टाइम पे कितना हुआ करता था, आज के सिर्फ 7 साल पहले 8% हुआ करती थी। तो कितना लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की कोशिश की है। अब बात ही आ जाती है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा सोच समझ के अब आगे चलने की ज़रूरत है। हाँ, फिलहाल तो क्या है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ना, तो उस केस में तो क्या होगा, मार्केट में फिर से एंजाइटी आ जाएगी, पैसे की कमी पड़ना शुरू हो जाएगी, लोग लोन नहीं लेंगे। पर अब क्या होगा कि अभी आरबीआई अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें अगर ये फिक्स हो जाए कि चलो ठीक है, अभी तो हम जो अभी चल रही है रेट उसको मेंटेन रखेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी नॉर्मलाइज होती है तो उसके बाद में हम इंटरेस्ट रेट राइज कर देंगे, और धीरे धीरे पैसा जो है मार्केट से वापस इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो ये तो देखो चीज़ें सीधी सी बात है, होनी ही चाहिए, नहीं तो ये लिक्विडिटी ज़्यादा बनी रहेगी तो इन्फ्लेशन का डर भी तो बना रहता है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और ढील देने की ज़रूरत है। अब रही सही में हम देख रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो बैक सीट पे थी अब आ गई है फ्रंट सीट पे। अब मॉनेटरी को पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब दोनों के दोनों साथ में चलेंगे तो आशा तो ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ब्राइटर इकोनॉमिक ग्रोथ है, और नॉर्मल कंडीशंस में हम अब जीना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द फार्मर्स राइट टू प्रोटेस्ट। आर्टिकल लिखा हुआ है दुष्यंत दवे जी के द्वारा। देखो दिसंबर 1 और 2 को 1948 में जब बातचीत हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, तब फंडामेंटल राइट्स कमेटी उसमें बहुत एक रिपोर्ट सबमिट की थी। तब के.एम. मुंशी जी ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। आपने 11th की जो एनसीईआरटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें देखा होगा कि फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। वही स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का पूरा राइट है अगर आप डेमोक्रेसी की अगर बात करते हो तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पार्ट 3 में, जिसमें हमें आर्टिकल 19 के अंडर में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे में एक है पीसफुली अगर हम असेंबल करें विदाउट आर्म्स, वो भी अलाउड है। हम फ्रीली थ्रू आउट कंट्री की जो टेरिटरी है वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि अगर कोई इस राइट का वायलेशन करता है या ब्रीच करता है लिमिट्स को, तो वहाँ पर ये भी प्रोविज़न है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, जिनको बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जिसमें क्या होगा, अगर इंडियन सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी को लेकर के या पब्लिक ऑर्डर को या कोई भी ऑफेंस अगर आप करते हो, तब आपको ये राइट नहीं दिया जाएगा। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इन सारी कंडीशंस को हटा करके आपको वो राइट दिया हुआ है। आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 में
पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खुल करके अलग अलग तरीके से अपनी बात को क्लियर किया है कि आर्टिकल 21 की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी जो है वहाँ पर कुछ रीजनेबलनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो। मान लो कानून बना रही है सरकार, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, वो चीज आप इस तरीके से नहीं बना सकते कि आप लिबर्टी को रोको, आप लिबर्टी को प्रोमोट करो, ऐसा कानून बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? कि लिबर्टी को प्रोमोट करो, कानून ऐसे होने, ऐसे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होने चाहिए, ना कि लिबर्टी को आप रोको। ठीक है ना? कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है कि जो फ्रेमर्स का ऑब्जेक्टिव था, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनका जो ऑब्जेक्टिव था ना, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जिसमें हिम्मत लाल के शाह, उसका केस था 1973 का, तो उसमें अफर्मेटिवली कहा था कि स्टेट अगर कानून बनाता है तो राइट्स को दूर करने का नहीं, जैसे असेंबली या फिर पीसफुली असेंबल हो रहे हैं या पब्लिक स्ट्रीट में अपनी बात को कोई रखना चाह रहा है शांति से, तो आप उनको रोको नहीं, आप उनको अलाउ करो। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं राइटर इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की ही स्टेटमेंट को, कि आर्टिकल 19(1)(b) और आर्टिकल 13 को अगर आप साथ देखते हो और सरकार अगर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाती है फंडामेंटल राइट्स पे, तो वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाता है सिटीजन्स के, स्टेट का वो एक्शन अगेंस्ट चला जाएगा। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ वायलेट करता है तो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस, उसको रिपील कर लिया जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 में। ठीक है, इसी तरीके से जस्टिस मैथ्यू, उनका भी अपनी तरफ से एक ओपिनियन, कंसर्निंग ओपिनियन था कि जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इकट्ठा होकर के बातचीत करना, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक एलिमेंट है। सिटीजन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वो एक दूसरे का आमने सामने बैठ करके बातचीत नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कैसे निकालेंगे? अब वो चाहे मुद्दा रिलीजन हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कोई भी मुद्दा हो सकता है। तो पब्लिक मीटिंग अगर ओपन स्पेस में या पब्लिक स्ट्रीट्स में हो रही है ना, तो उनको आप रोक नहीं सकते अगर वो पीसफुली हो रही है। हाँ, अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो आपने एनविसाज कर रखी है उनको अगर वायलेट करते हैं तो आप उनको रोक सकते हो। एक ये चीज बोल रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल 141 की बात कर रहे हैं, जहां पर हम जुडिशरी की बात करते हैं, तो वहां पर यह कहा जाता है कि सभी अथॉरिटीज, चाहे वो सिविल हो, जुडिशियल हो, इनसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एड का काम करेंगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगी। तो यहां पर क्या बात हो गई? सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? अपहेल्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो उसी केस में क्या हो गया कि उनको अगर सहायता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट को करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प भी तो करनी पड़ेगी, लॉ को अबाइड भी करना पड़ेगा उनको। तो यहां पर अल्टीमेटली पॉइंट क्या आ रहा है कि सरकार पे लगाम। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर आ रही है। दूसरा, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है उसको जिस तरीके से ट्रीट किया है, बोलो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट हैं प्रीवियसली आए हुए हैं, उनको डिसओबे कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से अवहेलना कर रहे हैं। जहां पर हमारे आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि फ्रीली हम मूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है नहीं, इनको तो अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स पे जो एडवाइजरी कमेटी थी, जिसके हेड कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही थी 24 अप्रैल 1947 को, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब उस टाइम पे प्रिसाइड कर रहे थे, कि अगर फंडामेंटल राइट्स को हमें बचाना है, और ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया है और इसको हमें बचाने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हमें जस्टिसिएबल बनाना पड़ेगा। मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो कोई भी जुडिशरी के पास जाकर के अपने प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकता है। इसलिए हमें आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में रेमेडीज अवेल कराता है, वो हमें देनी ही पड़ेगी। तब जाकर के आर्टिकल 32 को इसमें एंटर कर दिया गया था। फिर बाद में इस प्रोविजन पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ और अल्टीमेटली इसको मेंशन कर लिया गया। इसके बाद में फिर केटी शाह, एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उन्होंने कहा, बोला एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है ना, वो उसकी कॉन्शियसनेस पे काम करती है कि वो कितना अलर्ट है, कितना जागरूक है। ठीक है, और अगर वो कभी भी
एक ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट में जाना चाहे तो उसको लिबर्टी तो देनी ही चाहिए। जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, अगर ऑटोक्रेट हो जाएगी सिस्टम, जैसे कि चाइना में है, वहाँ पर अगर कोई भी सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करे तो वहाँ पर वो दबा देंगे। तो लिबर्टी देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ बताई जा रही है कि ऑटोक्रेटिक पावर जब भी अपनी दादागिरी चलाना शुरू करे तो उस केस में जो लिबर्टी है एक पर्सनल की, वो उसको पूरा राइट और एक फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि वो उसके अगेंस्ट जा सके। अब आगे बात कर रहे हैं करंट। देखो, फार्मर्स ने जो भी प्रोटेस्ट किया 60 दिन का, बड़ा पीसफुल था जी, ठीक है। बट 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, बोला वो बहुत ज़्यादा शेमफुल था, वायलेंस हुई, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, इररिस्पॉन्सिबली उन लोगों ने बिहेव किया। जो भी आए अचानक से, उस टाइम पे ट्रैक्टर रैली साइलेंटली करनी थी आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, जो हमने ऑलरेडी प्रोविजंस देखे। बट जिन लोगों ने किया, उन लोगों की बजाय जिन लोगों ने पिछले 60 दिनों से लगातार पीसफुल सत्याग्रह किया, उन लोगों को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो, वो गलत है। एक तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं राइटर। इसके अलावा प्रोटेस्टिक फार्मर्स जो हैं वो पीसफुली काम कर रहे थे, आप उनको आप क्रिमिनल कंसिडर करके आप उनको जेल में डाल रहे हो, वो भी एक गलत बात है। इसी तरीके से बैरिकेड्स लगाना, स्पाइक्स लगाना, इनकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो फ्री मूवमेंट आर्टिकल 19 के अंडर में जो हमने अभी प्रोविजन देखे थे, वो उनका रुक रहा है। ऐसे ही अगस्त 9 को 1946 में सरदार उज्जवल सिंह ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था। बोला सिख्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं फ्रीडम को लेकर के, और इस कम्युनिटी ने जितना बलिदान दिया है ना फ्रीडम स्ट्रगल में, उतना किसी भी एक कम्युनिटी ने नहीं दिया। तो एक यहाँ पर सिखिज़म के लिए भी थोड़ा सा प्रमोशन की बात है। फिर बात आती है B.R. अम्बेडकर जी के स्टेटमेंट की, वो ये कि मुझे थोड़ा सा ये सोच के डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। मतलब किस बात को लेकर के, कि कितनी ज़्यादा हेट्रोजीनस सोसाइटी है हमारी, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग रेस, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। हम किस तरीके से यूनिटी की जो हमारा पाथ है उसको आगे बढ़ पाएंगे, मुश्किल बहुत लग रहा है मुझे, डर भी लग रहा है इस चीज़ को लेकर के। अम्बेडकर जी ने कहा था ये बात। तो इस स्टेज पर हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एडमंड बर्ग का एक स्टेटमेंट, एक स्पीच हम रिमाइंड करें। उन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका में कहा था कि अगर हम वाकई में एक अच्छा देश चलाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर आप मतलब इंडिविजुअल्स को परमिट करने की ज़रूरत है कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो टेम्परेरी होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो कुछ भी काम उनको, मतलब एक तरीके से आप किसी स्टेट को जी रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर आपको गवर्न करना है ना स्टेट को, तो वहाँ पर राइट्स तो देने ही पड़ेंगे, ये बात कही थी। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में ये बोल रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि सोवरन पावर जो हमारा कंट्री है, हम बहुत ज्ञानवान एक देश हैं। तो B.R. अम्बेडकर जी का जो टारगेट था कि अगर हमें वाकई में आगे बढ़ना है तो ये डर तो था ही, पर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, हमें यूनाइटेडली आगे चलना पड़ेगा। बात वही आ गई, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी सक्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेटर्निटी ऑफ नेसेयर। इसका मैं समरी दूंगा आपको, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं ये आर्टिकल, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, हितेश जैन जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी जो मेंशन किया हुआ है उसका मतलब है भाईचारा बढ़ाना, ब्रदरहुडनेस को इंक्रीज करना। और हमारा 72nd रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो हमारा ट्राई कलर है उसके बजाय कुछ और ही कलर के झंडे थे वो देखने को मिले रेड फोर्ट के पास में। तो वॉर क्राइज देखने को मिली, खालिस्तान की जो प्रमोट करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को मौका मिल गया। तो हमारे यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करने की बात की है। अब आगे राइटर थोड़ा सा बोले, मतलब पिछले वाले आर्टिकल से थोड़ा सा कंट्रास्ट में है ये, ठीक है। तो बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आर्टिकल बीच में ले लिया है। तो इस तरीके से आप देखोगे, पेडागोजी मतलब पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, जिन लोगों ने बहुत अच्छी खासी बातें की है और इन्होंने अपनी तरफ से कश्मीरी पंडित्स का जो इशू था उसको इग्नोर किया। 1990 में किस तरीके से उनको निकाला गया था, उनको कहा गया था रालिव गालिव या फिर चालिव। इसका मतलब या तो आप कन्वर्ट कर लो अपने रिलीजन को, या मर जाओ, या फिर अपनी जगह को छोड़ दो। ऐसे करके आप देखोगे कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस होता है और वो कश्मीर छोड़ करके बाहर आते हैं। फिर जाकर के 370 आर्टिकल का एक तरीके से इनफेक्टिव बनाना, एब्रोगेट करना, तब जाकर के आप देखते हो कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनका जो एक तरीके से जो एक्सोडस हुआ था
उसके बाद में उनके घावों पर पहली बार इस तरीके से मरहम लगा कि उनके साथ में जो भी ज्यादती हुई थी उनको कहीं ना कहीं एक हीलिंग मिली है। ठीक है, तो एक तो सरकार की तरफ से ये फेवर करना चाह रहे हैं, बोले कि जो प्रोटेस्ट करने से और मतलब जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रोटेस्ट हुआ अभी हमने देखा फार्मर्स का, उसमें लगातार एक ही चीज़ आ रही थी, या तो सीज करो या फिर वायलेंस कर दो। तो ये भी चीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में चली गई। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(2) भी इसीलिए मैंने आपको बताया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पर। मिस इन्फॉर्मेशन लगातार चलती चली जा रही है। ये बोलना फार्मर्स को कि भाई एमएसपी का जो प्रोविज़न है वो एक खतरे में है, और दूसरा गवर्नमेंट जो है वो फूड ग्रेन प्रोक्योर नहीं करेगी, जबकि गवर्नमेंट बार बार कह चुकी है कि हम ना तो एमएसपी को डिसकंटिन्यू करेंगे, ना ये हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट है फूड ग्रेन का वो रुकेगा। इवन इस फार्मर्स की रैली में खालिस्तान सिंपथाइजर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो भी अपनी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या थी, बिल्कुल गलत थी। और जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक पूरा एजेंडा चल रहा है ना, उसको भी एक बार रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो मासेस बहुत सारे इकट्ठे हुए, वायलेंट हुए, वो हमने ऑलरेडी देखा, इतना काम का है नहीं। फिर बाद में राइटर जो बोलना चाह रहे हैं, रिपब्लिक डे का हमने बोल ही दिया सारा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा तंज यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, बोले कि अभी डेमोक्रेसी के लिए कई बार ये बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है। तो राइटर ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में थी 1975 में, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। अभी जो कुछ भी है उसमें तो आप देखोगे एक बहुत ही अफर्मेटिव अप्रोचेज हैं। किसी भी तरीके से आप देखो कि जो हमारा टारगेट है, हमारे प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, पुअर्टी, हंगर, माल नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनको प्लग करने के लिए जहां पर सोसाइटी को एक साथ आने की ज़रूरत है, सरकार को काम करने की ज़रूरत है, उनको छोड़ करके सरकार को प्रोटेस्ट को मैनेज करने की नौबत आ रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अटेंशन को डाइवर्ट करने का तरीका है, और पार्टीजनिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, इमरान ने जो प्रॉमिस किया था वो अब पाकिस्तान नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल सा लग रहा है। विजय डारडा के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, जब इमरान खान ने क्रिकेट फील्ड छोड़ा था ना, और पॉलिटिकल पिच पे जब आए थे, तब ये सोचा जा रहा था कि वाकई में बहुत शानदार काम करने वाले हैं ये। जैसे कि हमें जेपी नारायण जी ने दिया था ना इमरजेंसी के टाइम पे टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया, वैसे ही इमरान खान ने भी अपनी तरफ से एक आइडिया दिया था करप्शन फ्री पाकिस्तान का। ठीक है, और पीपल जो थे पाकिस्तान के, उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया। यूथ बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म में थे कि हाँ वाकई में बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा। बट हुआ क्या, वही बात जो पहले चल रहा था वो का वही। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो दादागिरी लगाई है अभी, कि किस तरीके से डैनियल पर्ल जो एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, वॉल स्ट्रीट के, तो उनको फ्री कर दिया गया, ओमर शेख को। यहाँ पे आप देखते हो कि किस तरीके से जुडिशरी है वो भी जजमेंट प्रॉपर नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान की जो ऑलरेडी स्टाइल चल रही थी, जिसमें वो मौलाना आजकीर इनकी बातचीत चल रहे हैं, रिलीजन को लेकर के आगे बढ़ना, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। एक सेकंड। फिर इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब रिलीजन को लेकर के कोई बातचीत नहीं होगी, हम वाकई में इंडिपेंडेंट, मतलब रिलीजन से बिल्कुल अलग होकर के आगे बढ़ेंगे। बट वही चीज़ है कि जो मौलानाज है वो इमरान खान के अगेंस्ट में रोड पे उतर गए हैं, और रिलीजन को लेकर के अब वो आगे बढ़ रहे हैं लगातार। ऐसे ही हमारी तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे नवाज़ शरीफ से मिलने, लाहौर बस से गए थे कि कैसे भी करके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करेंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ, कारगिल वॉर। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने भी नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन मतलब ओथ सेरेमनी में बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। रिजल्ट क्या मिला, उसी के बाद में बैक टू बैक कभी पुलवामा, कभी उरी, ये अटैक हमें देखने को मिले थे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, बड़ी डिस्टर्बिंग थी। फिर उसके बाद में आप देखोगे ये कहा गया इंडिया के लिए कि इंडिया जो है वो आईएसआई के ट्रैप में फंस जाएगा अगर पाकिस्तान के साथ में सही रिलेशन नहीं किए। तो आज आप देखो पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से आईएसआई और आर्मी और टेररिज्म, इनके लिए बड़ा एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और उसी में कहीं ना कहीं बर्न हो रहा है। अब दोनों तरफ से आप देखो, दोनों देश दुश्मनी में अटके पड़े हैं। ठीक है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं एलओसी पे। तो उसका अगर दोनों साइड में कहीं पर गरीबी हटाना, हंगर मिटाना, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करना, इनके लिए किया जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है। बट वही बात है कि मौलाना अभी भी वहाँ पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं। आज देखो पाकिस्तान को
अगर इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इवन ये राइटर ये बोल रहे हैं कि मेरी खुद की रिसर्च है कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे हों, बट बात क्या आ रही है, पॉइंट इतना सही आ रहा है कि वहाँ पर अभी भी आर्मी, ISI की जो कमांड है ना वो नहीं चाहती, नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी की रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही वीक होते दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से सीज़ फायर वायलेशन भी आप बैक टू बैक देख पा रहे हो। ये लगातार आने वाले टाइम पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पीस टॉक्स हों, ऐसा कुछ चांसेस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। USA का सपोर्ट पहले मिलता था पाकिस्तान को, बट वो भी रुक गया। फिर पाकिस्तान जाता है सऊदी अरब की तरफ मुंह उठा करके, फिर पाकिस्तान सऊदी अरब जाता है तो सऊदी अरब ने भी मना करना शुरू कर दिया, बोला नहीं हमारे पास में पैसे हैं नहीं, मना कर दिया। फिर उसके बाद में सऊदी अरब को छोड़ करके फिर पाकिस्तान देखता है टर्की, मलेशिया, ईरान, इनकी तरफ। इनके बारे में भी हमने बहुत आर्टिकल डिस्कस किए। बोले ये तीनों भी कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहे हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल के आ गया, एक तरफ है ईरान, एक तरफ है सऊदी अरब, इनके बीच में राइवलरी। इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान फट्फ की ग्रे लिस्ट में अभी भी लगातार बना हुआ है। चाइना लोन तो दे रहा है, CPEC भी लगा दिया वहाँ पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बट वो लोन पे इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस गया। इवन ये एलिगेशन लग रहे हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान बेच रहा है। इवन इतना ज़्यादा कर्जा है, इतना ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस गया चाइना के में पाकिस्तान कि उइगुर मुस्लिम्स की जो दर्द है, जो दुख है ना, उसके ऊपर भी वो बोल नहीं पा रहा है, इतना दर्द है, आप देखो। इसके अलावा खान की जो मीटिंग हुई अभी रिसेंटली, तो उन्होंने बोला था कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भी देश चलता है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, बट वो अभी भी क्या है, मुल्लाज के चंगुल में फंसा हुआ है, उसी पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। ISI और आर्मी का ही पपेट बन के रह गए हैं, तो अभी कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी लगातार रोड पे उतरी हुई है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से इस रिजीम को हटाया जाए। 22 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की लगभग, वहाँ पर आज आप देखोगे तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तो जॉबलेस हो चुके हैं। जॉब लॉस कितना ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन पिछले 12 सालों में हाईएस्ट चल रही है। तो इमरान खान के पास में देखो लगभग 3 साल है, अब कितना क्या करता है वो देखने वाली बात है, बट अभी तक तो वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने एजेंडाज में। ठीक है, तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।